ताचाहार आपका अपने चैनल में हार्दिक रूप से स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जो हमारे यूपी पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड सारे एग्ज़ाम जो कभी आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इंडियन थिंकर के बारे में है। तो इसमें पढ़ते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो आइए चलते हैं। इससे पहले मैंने एक अच्छा सा कोट डाला था जो मुझे अच्छा लगा। तो अच्छा दिखने के लिए मत जियो, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। अच्छा दिखने के लिए एक वो कहते हैं ना कि आउटर ब्यूटी है जो आती जाती रहती है, लेकिन एक बार किसी के दिमाग में आपकी जो इनर इमेज है वो सेट हो गई ना, तो आपकी सूरत कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपको सीरत को देखकर लोग आपकी इमेज बनाएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे, और आप किसी की तारीफ़ के मोहताज होंगे ही नहीं। जब आप देखने के लिए एक बार जियोगे ना, तो आपको भूख होगी कि कोई मेरी तारीफ़ करे। हाय, मैं इतनी अच्छी दिखने के लिए मैंने मेहनत की है, तो मेरी कोई तारीफ़ क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जब आप अच्छे बन जाओगे, एक अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे, दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश कर दोगे अपने आप को उस मुकाम पर पहुँचाकर, तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी आपको कि कोई आपकी तारीफ़ करे, क्योंकि आपको पता है कि लोग मेरे पीछे मेरी तारीफ़ करते हैं और मैं हूँ उस लायक। तो मांगने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका रियल नाम क्या है? रामजी अंबेडकर, ये ध्यान रखना, ठीक है। जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। जन्म स्थान इनका इंदौर मध्य प्रदेश महू में है। पिताजी का नाम रामजी मालोजी सकपाल है। माताजी का नाम श्री भीमाबाई मुवाड़दकर हैं। जीवन साथी इनके 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह रामाबाई अंबेडकर के साथ हुआ था, दूसरा विवाह हुआ था सविता अंबेडकर के साथ। सॉरी। शिक्षा में पहले इन्होंने एल्फस्टीन हाई स्कूल बॉम्बे विश्वविद्यालय से एमए किया था 1915 में, जो इकोनॉमिक्स से एमए किया था इन्होंने। 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। 1921 में इन्होंने मास्टर ऑफ संन्यास लिया था, मास्टर ऑफ संन्यास की डिग्री ली थी, और 1923 में डॉक्टर ऑफ संन्यास की उपाधि ली थी। इन्होंने कुछ संघ स्थापित किए, जैसे समता सैनिक दल, स्वतंत्र श्रम पार्टी, अनुसूचित जाति संघ। राजनीतिक विचारधारा इनकी समानता, क्योंकि ये छुआछूत के विरोधी थे। जाति प्रथा का इन्होंने सख्त विरोध किया था, जाति उन्मूलन के समर्थक थे, तो इसलिए उन्होंने समानता पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि ये खुद भी एक अछूत जाति से थे। तो उन्होंने उस चीज़ को, कहते हैं ना, जब इंसान खुद भुक्तभोगी होता है तो उस चीज़ को वो अच्छे से फील कर सकता है। तो इन्होंने उस रियलिटी पे जाके जिस चीज़ को फील किया, अछूत एक बहुत ही कुप्रथा थी जो अभी भी है हमारे समाज में, कहीं ना कहीं गाँव में जाके देखेंगे तो ये उस चीज़ को फेस किया, तो उन्होंने समानता पर ज़्यादा बल दिया, जिसमें स्त्री पुरुष की समानता होनी चाहिए, सारी जातियों की समानता होनी चाहिए, कुछ ऊंच अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होना चाहिए, और ऊंची जाति नीची जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब समान, एक इंसान की इंसानियत को इन्होंने धर्म माना, मतलब मानवता ही धर्म है। धर्म को भी ये विशेष ज़्यादा कुछ प्रशंसक नहीं रहे धर्म के ये, तो ये मानवता को धर्म मानते थे। इन्होंने बौद्ध धर्म, कबीर और ज्योतिबा फुले, इन 3 लोगों को प्रेरणा स्रोत माना। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनकी सोच क्या रही होगी। प्रकाशन अछूत और अस्पृश्यता पर निबंध, जाति का विनाश, द अनहिलेशन ऑफ कास्ट, वीज़ा की प्रतीक्षा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। मृत्यु इनकी 6 दिसंबर 1956 में हो गई थी। ये है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्यारी सी फ़ोटो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं क्या थी जो हमारी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो जो अंडरलाइन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी तक पूछी भी जा चुकी हैं और आगे पूछने की संभावना है, जो बार बार पूछी जाती है, तो इनको ज़्यादा फोकस करिएगा। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म एंड जेनेसिस डेवलपमेंट। फर्स्ट, नेशनल डिविडेंड फॉर इंडिया, हिस्टोरिक एनालिटिकल स्टडी, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। एक रुपी वाली, एक मूकनायक और बहिष्कृत भारत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हु वर शुद्राज, ओरिजिन ऑफ अनटचेबल, ठीक है, द अनटचेबल हु वर दे, 1940 वे, गांधी एंड गांधीजम, थॉट ऑन पाकिस्तान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे बाकी इनकी को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे रिटर्न इन हिंदुज़म,
फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म, ये भी इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ओरिजिन ऑफ हंड्रेड, मतलब इम्पोर्टेंट अम्बेडकर जी ही इम्पोर्टेंट हैं, तो उनकी ऑलमोस्ट सारी रचना ही इम्पोर्टेंट होंगी। लेकिन मोस्ट जो प्रोबेबली अभी तक आई हैं, आने की संभावना है, तो ये चीज़ हैं। बाकी पूछी कोई भी जा सकती है, नो डाउट। तो अम्बेडकर की प्रेरणा स्रोत कौन रहे? कबीर, ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध। अब इनके विचार देख लेते हैं। भारत के महान संविधान निर्माण भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब के अनमोल विचार उनके आदर्श को दर्शाते हैं, जिसकी वजह से लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। हकीकत बात है, भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब अपने वचनों से कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। वैसे संघर्ष बिना जीवन अधूरा है, ये हकीकत बात है, रियल बात है। क्योंकि संघर्ष में जब तक आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य और उसके लिए संघर्ष न हो ना, तो जीवन अधूरा सा, अनटेस्टफुल, सूना सूना सा लगता है। ज़रूर होना चाहिए, कोई बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, उसके लिए संघर्ष भी उतना ही करना चाहिए। जैसे एक ज़िंदगी जीने का मज़ा अलग हो जाता है। आधे से अंत तक हम सिर्फ एक भारतीय हैं, तो इसका मतलब इन्होंने कोई किसी धर्म को समर्थन नहीं किया। जैसे कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है मुस्लिम हैं, कोई कहता है सिख, ईसाई। नो, इन्होंने कहा कि हम सब भारतीय हैं। पहले सबसे पहले हम भारतीय हैं, बाकी बात जो आपका अपना निजी मामला है वो आप बाद में हैंडल कीजिए। पहले हम सबसे पहले सिर्फ एक भारतीय हैं। तो इन्होंने एकता को बढ़ावा दिया इस सोच से। हम जो स्वतंत्रता मिली है उसके लिए क्या कर रहे हैं? यह स्वतंत्रता हमें अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो असमानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ संघर्ष करती है। तो मतलब इन्होंने स्वतंत्रता को भी मतलब विशेष ध्यान दिया है। स्वतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए, तो इसमें समानता पर विशेष जोर दिया है। ज्ञान हर व्यक्ति के लिए जीवन का आधार है। मतलब इन्होंने ज्ञान को ये माना था कि ज्ञान से व्यक्ति, अगर इन्होंने एक और वक्तव्य बोला था कि अगर जो हमारे धर्म की ओर भागते हैं लोग, वो अगर हम हमारी लाइब्रेरी की तरफ भागें किताबों के लिए, तो हमारे देश का भविष्य कुछ और होगा। राज्य संबंधी विचार में इन्होंने बोला था, राज्य को आवश्यक राजनीतिक संगठन मानते हैं, लेकिन समाज से सर्वोच्च नहीं। मतलब राज्य को सब कुछ नहीं मानते, सर्वोच्च नहीं मानते, एक आवश्यक राजनीतिक संगठन मानते हैं जो मैनेजमेंट कर देखता हो, लेकिन समाज से सर्वोच्च नहीं, समाज से नीचे ही रखा है इसको। शासन के कार्य विचार इन्होंने किया था। ये अमेरिकी अध्यक्षीय प्रणाली, शासन प्रणाली के समर्थक थे। ठीक है, इसमें शासन की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य संतुलन रहता है। उसके अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। मतलब एक शक्ति संतुलन के लिए ये समर्थक थे, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत के लिए समर्थक थे। तो जो शक्ति का पृथक्करण और शक्ति संतुलन के जो तत्व हैं वो अध्यक्षीय प्रणाली में मिलते हैं, जो अमेरिका में पाई जाती है, अमेरिका में मिलती है। अम्बेडकर के अधिकार संबंधी विचार, अधिकार में तो इन्होंने सब कुछ सभी अधिकारों को, जो हमारे मौलिक अधिकारों को समर्थन दिया है, लेकिन उसमें माना है कि संवैधानिक उपचार अगर नहीं है तो मौलिक अधिकार होने का कोई वो नहीं है, कोई तत्व नहीं रह जाता कि मौलिक अधिकार हैं। अगर उनको संवैधानिक उपचार, तो मौलिक अधिकार से ज़्यादा इन्होंने संवैधानिक उपचार पर भी महत्व दिया है। जैसे कि ये कहते हैं कि जब व्यक्ति का अधिकार तभी सुरक्षित है जब उनके पीछे सामाजिक स्वीकृति हो। यदि मौलिक अधिकारों का समुदाय द्वारा विरोध होता है तो कोई भी कानून, न्यायालय, संसद उनकी रक्षा नहीं कर सकते। वस्तुतः कानून व्यक्तियों की भावनाओं की प्रतिच्छाया है, और वे अधिकारों के पीछे मात्र कानूनी संरक्षण ही पर्याप्त नहीं मानते, अपितु सामाजिक नैतिक स्वीकृति भी आवश्यक मानते हैं। इसका मतलब ये है, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। वो कानून जब तक हमारे समाज में, जब तक हमारी संस्कृति में फिट नहीं बैठ जाता, उसको लोग अपना मान नहीं लेते, तब तक उसका क्रियान्वयन नहीं हो सकता, और उसको कितने भी कानून लाए जाएं, जब तक उसका इम्प्लीमेंट भी प्रभावी नहीं हो सकता। सबसे पहले तो हमारी सामाजिक और नैतिक स्वीकृति आवश्यक है कोई भी कानून लाने के लिए या अधिकार लाने के लिए। धर्म राज्य के संबंध के बारे में विचार, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के समर्थक थे। कोई भी वो नहीं चाहते कि राज्य का कोई एक धर्म हो जिसे वो समर्थन दे। वो चाहते थे राज्य का कोई धर्म ना हो, सभी एक भारतीय हैं पहले, उसके बाद धर्म है। तो सबका अपना अपना अलग धर्म हो सकता है, लेकिन सब एक नागरिक में भारतीय आएंगे। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य को समर्थन दिया था। धार्मिक सहिष्णुता प्राप्त इसी से हो सकती है, जो हमारे इंडिया में है भी। सदन केंद्र संबंधी विचार,
अम्बेडकर भारतीय राज्य की एकता और सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए सदन केंद्र के पक्षधर थे। उनका मत था संविधान संघात्मक है, यह एक द्वैत शासन की स्थापना करता है। केंद्र में संघ सरकार है तथा उसके चारों ओर पद दी है राज्य सरकारें हैं। संविधान द्वारा निश्चित पृथक पृथक क्षेत्रों में उन्हें प्रभुत्व प्राप्त है। ठीक है, समझ में आया? मतलब यहाँ पे हमारा संविधान संघात्मक और द्वैत शासन की स्थापना करता है। ठीक है, केंद्र में संघ सरकार होती है और राज्य में अपनी राज्य सरकारें होती हैं, दोनों के बीच में शक्ति संतुलन होता है। उनके अनुसार संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी तथा कार्यपालिका सत्ता केंद्र और एककों में वितरण करना है। ठीक है, सामाजिक विचार, वे सामाजिक सुधार और सामाजिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थन करने वाले विचारक थे। मतलब सामाजिक व्यवस्था में वो सबसे ज़्यादा सुधार जो चाहते थे ना, वो समाज में चाहते थे, वो समाज को सर्वोच्च मानते थे। तो क्योंकि समाज में हमारी बहुत सारी कुरीतियाँ थीं जो मानव के एक वो होता है ना, गौरवपूर्ण जीवन को प्रभावित करती थी। क्रांतिकारी परिवर्तन का समर्थन करने वाले विचार थे। प्रमुख सामाजिक विचार निम्न है। वर्ण व्यवस्था की आलोचना की इन्होंने। अस्पृश्यता के खिलाफ, जिसे वो अमानवीय, औचित्य रहित तथा प्रथा मानते थे। सूत्रों की रक्षा और सेवा को अपने जीवन का ध्येय बना मानते थे। अस्पृश्यता के खिलाफ थे ये। वर्ण व्यवस्था की आलोचना की। जाति प्रथा उन्मूलन के समर्थक थे। भारतीय जाति प्रथा संरचना, उत्पत्ति और विकास के समर्थक तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसकी आलोचना की। कैसे की, आगे देखते हैं। प्रथा उन्मूलन के समर्थक थे। तो जाति प्रथा उन्मूलन के समर्थक क्यों थे? उन्होंने ऐसा क्या देखा अपने समाज में जिससे जाति प्रथा से उन्हें घृणा हो गई? तो आइए देखते हैं। भारत जाति प्रथा संरचना, उत्पत्ति और विकास के आलेख में अम्बेडकर कहते हैं कि जाति की समस्या सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप से एक विकराल समस्या है। वे जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए भारत की विधि निर्माता जो थे मनु को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनके अनुसार मनु ने जाति के विधान का निर्माण नहीं किया और न वो ऐसा कर सकता था। जाति प्रथा उससे पहले विद्यमान थी, वह तो मनु से पहले विद्यमान थी, वह तो उसका पोषक था, इसलिए उसने उसे एक दर्शन का रूप दिया। प्रचलित जाति प्रथा को ही उसने संहिता का रूप दिया और जाति धर्म का प्रचार किया। तो उन्होंने कहा जाति प्रथा की जो उत्पत्ति की थी वो मनु ने की थी, लेकिन उसका मतलब जो उसने रूप दिया उसमें उसका रोल नहीं था। उसने सिर्फ उसको स्वरूप दे दिया, संहिता का रूप दे दिया, धर्म का प्रचार कर दिया। ये तो पुरोहितों और ब्राह्मण जो वर्ग है ना, अपने हित के लिए इसको यूज़ करके किसी को ऊंचा किसी को छोटा ठहरा दिया गया है। अम्बेडकर के अनुसार प्रारंभ में भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, जिसे पुरोहित वर्ग बोलते हैं, क्षत्रिय, जिसे सैनिक वर्ग बोलते हैं, वैश्य, जिसे व्यापारी वर्ग बोलते हैं, और शूद्र, जिसे शिल्पकार श्रमिक वर्ग हो गया। इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि आरंभ में यह अनिवार्य रूप से वर्ग विभाजन के अंतर्गत व्यक्ति दक्षता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था। मतलब जो पहले जो हमारी व्यवस्था थी, जातीय व्यवस्था थी, उसमें काम के आधार पर वर्ण निर्धारित होता था। मतलब हम जैसा अपना काम डिसाइड कर लें ना, उसी के आधार पर हमारा वर्ण हो जाता था। अगर हम सैनिक वाला काम कर लें तो हमारा वैश्य हो जाएगा, अगर हम श्रमिक वर्ग कर लें तो हम शुद्ध हो जाएंगे, अगर हम पुरोहित वर्ग कर लें तो हम ब्राह्मण हो जाएंगे। तो काम के आधार पे वहाँ वर्ण विभाजन था, लेकिन यहाँ पे उसने लोगों को एक प्रथा बना दिया जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जो आजीवन रहेगा। चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लो, कितना अच्छा भी आपका व्यापार हो, आपका जो जाति है वो ठप्पा लग गया तो लग गया, ये चीज़ थी। और इसलिए वर्ण को व्यक्तियों के कार्य की परिवर्तनशीलता स्वीकार थी। हिंदू इतिहास में किसी समय पुरोहित वर्ग ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। इस तरह स्वयं सीमित प्रथा से जातियों का सूत्रपात हुआ। दूसरे वर्ण भी समाज विभाजन के सिद्धांत अनुसार अलग अलग खेमों में बंट गए। कुछ का संख्याबल अधिक था, कुछ का नगण्य। वैश्य और शूद्र वर्ण मौलिक रूप से वे तत्व हैं जिनकी जातियों की अनगिनत शाखाएं कालांतर में उभरी, क्योंकि सैनिक व्यवसाय के लोग असंख्य समुदाय में सरलता से विभाजित नहीं हो सकते, इसलिए यह वर्ण सैनिकों और शासकों के लिए सुरक्षित हो गया। इसलिए अम्बेडकर ने समाज का यह वर्गीकरण स्वाभाविक होते हुए भी अप्राकृतिक माना, क्योंकि वर्णों में परिवर्तनशीलता के मार्ग अवरुद्ध हो गए। पहले चेंज किया सकते, अब चेंज नहीं कर सकते, और वो संकुचित बनते चले गए, जिन्होंने जातियों का रूप ले लिया। अम्बेडकर ने जातीय मतलब ये वर्ण व्यवस्था के तो समर्थक थे, लेकिन जाति का रूप जो ले लिया वर्ण ने, उसके विरोधी थे। अम्बेडकर ने जातीय समस्या के संबंध में 4 पक्ष दिए। हिंदू जनसंख्या में विविध तत्वों की सम्मिश्रण के बावजूद दृढ़ सांस्कृतिक एकता,
जाति इस विराट सांस्कृतिक इकाई का अंग है। शुरू में केवल एक जाति थी, इन्हीं वर्गों में देखी देखी बहिष्कार से विभिन्न जातियां बन गईं। अम्बेडकर कहते हैं कि मराठा राज्य में पेशवाओं के शासन में यदि कोई हिंदू सड़क पर आ रहा होता था तो किसी अछूत को इसलिए सड़क पर चलने की अनुमति नहीं थी कि उसकी परछाई से वो हिंदू अपवित्र हो जाएगा। मत सोचो कितना विडंबना है ये। अछूत के लिए आवश्यक था कि वो अपनी कलाई या गर्दन में निशानी के तौर पर एक काला धागा बांधे, जिससे वो हिंदू गलती से उसे छूकर अपवित्र न हो जाने से बच जाए। मतलब क्या ही कहने थे। सोच तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिसने जाति प्रथा की अवैधता को प्रूफ किया है। ये उनके कुछ एग्जाम्पल हैं जो मतलब काफ़ी सोचने लायक हैं। पेशवा की राजधानी पूना में किसी भी अछूत के लिए अपने कमरे में झाड़ू का चलना आवश्यक था, झाड़ू बांध के चलना आवश्यक था, जिससे कि उसके चलने से पीछे की धूल साफ होती रहे और उस रास्ते से चलने का कोई हिंदू उससे अपवित्र न हो जाए। इसलिए झाड़ू बांध देते, जिससे कि जो उस रास्ते पे चल रहा है ना, वो रास्ता झाड़ू से साफ होता चले। जैसे कोई हिंदू निकल के जाए तो वो उसको रास्ता साफ मिले। अरे वो जो लगा रहा है उसका वो झाड़ू से भी तो टच हो रहा है, और वो झाड़ू ज़मीन से टच हो रहा है, तो फिर तुम कैसे अपवित्र नहीं होगे। लॉजिक है अपने अपने। सामाजिक सुधार से पूर्व राजनीतिक सुधारों के समर्थक हिंदुओं के सामने अम्बेडकर ने प्रश्न किया, जब आप अपने ही देश में अछूतों जैसे एक बहुत बड़े वर्ग को सार्वजनिक स्कूल का प्रयोग नहीं करने देते, तो क्या आप राजनीतिक सत्ता के योग्य हैं? हम भी अम्बेडकर के अनुसार भारत में जाति प्रथा का समर्थन सर्वोत्तम इस आधार पर किया जाता है कि जाति प्रथा संघ के विभाजन का एक अन्य नाम ही है। यदि संघ का विभाजन प्रत्येक सभ्य समाज का एक अनिवार्य लक्षण है तो दलील दी जाती है कि जातीयता में कोई बुराई नहीं है। अम्बेडकर इस विचार के विरुद्ध तर्क देते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का विभाजन है। एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था में जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे क्रम में होता है, किसी भी अन्य देश के श्रम विभाजन के साथ श्रमिकों को इस प्रकार का विभाजन नहीं होता है। अर्थात जाति प्रथा से असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि हिंदुओं ने न केवल अन्य जातियों को सभ्य बनाने का मानवतावादी कार्य करने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि ऊंची जाति वाले हिंदुओं ने जानबूझकर हिंदू समाज की निचली जातियों को ऊंची जाति के संस्कृत स्तर पर उठने की मेहनत नहीं दी। मतलब ये था कि जो हिंदू लोग थे उन्होंने क्या किया, जानबूझकर अपने आप को ऊंचा दिखा दिया और जो नीची जाति के थे उनको सांघिक स्तर पर उठने का अवसर ही नहीं दिया, जिससे ये जाति व्यवस्था स्थापित हो गई। अपने आप को श्रेणीबद्ध कर दिया, उसने परिवर्तनशीलता को ख़त्म कर दिया जो पहले थी वर्ण व्यवस्था में, इसलिए ये विरोधी थे। तो आज के लिए अम्बेडकर के ये विचार थे कुछ जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाऊँगी, जिसकी लिंक मैं अभी आपको नीचे दे दूँगी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो जो थी अम्बेडकर के विचार के लिए आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर आपको में इसको चेंज करना हो तो मुझे ज़रूर कहिएगा। मैं सारे सुधार करने के लिए तैयार हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।